हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो पर हम एडवांस्ड प्रॉब्लम सीरीज पार्ट 53 देखने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने इंडक्टिव सर्किट पर बेस्ड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल इंक्लूड किया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पाथफाइंडर बुक से लिया गया है एंड यूजुअली जब मैं अपने लेक्चर्स रेडी करता हूँ तो हर एक टॉपिक पर कुछ बेसिक और इजी क्वेश्चंस करने के बाद हम हर एक टॉपिक पर कोशिश करते हैं कि कुछ टफ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आपको ज़रूर कराए जाएं, जिससे कि आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी और ज़्यादा प्रॉपर हो जाए। तो उन टफ प्रॉब्लम्स को जब मैं सेलेक्ट कर रहा था तो मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखा और लेक्चर के वक्त जब हम इसे डिस्कस कर रहे थे तो उसकी एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे, तो मुझे लगा कि आप सबके साथ भी इसे शेयर करना चाहिए और इस वजह से हमने इसे पार्ट 53 के अंदर इंक्लूड किया है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें हर एक टॉपिक पर आप पढ़ें तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर मिल जाएगा। और जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको हमारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे और कुछ अवेलेबल कोर्सेज की अगर बात करें तो आपको JEE 2025 वालों बच्चों के लिए अगर देखें तो हमने मैकेनिक्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, SHM वेव्स ये भी कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो जाने का मतलब यहाँ थोड़ा डिफरेंट होता है, बहुत अच्छी तरह से थ्योरी करने के बाद बहुत ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस भी करा दिया गया होता है लेक्चर के अंदर ही, और साथ में हमारे एडवांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी इसमें अभी आने वाले हैं। जैसे ही हम थोड़े से सिलेबस को और कवर करते हैं तो फिर हमारे JEE मेंस, मान लीजिए JEE मेंस वगैरह कंप्लीट करने के बाद जो हमारे लास्ट के मंथ बचने वाले हैं उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस हम हर एक सोर्स से कोशिश करेंगे कि उसके अंदर इंक्लूड करें और हर एक टॉपिक को बिल्कुल सॉलिडिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे कुछ कंप्लीटेड कोर्सेज हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा ऑनगोइंग कोर्स है। ऑनगोइंग भी ये जस्ट एंड होने को है, बिकॉज बस 4-5 लेक्चर्स इसमें और रह गए हैं हम अल्टरनेटिंग करंट्स पे, और वो भी अब ख़त्म होने को है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी अभी हमारा कंप्लीट ही होने वाला है एंड उसके बाद हम थर्ड, जो कि ये जो बचे हुए हमारे चैप्टर्स हैं इसको भी ज़रूर कवर अप करने वाले हैं, जो कि थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड, स्टैटिक एंड डायनेमिक्स सारी चीज़ें। तो जो भी हमारे बचे हुए चैप्टर्स हैं उसे भी हम ज़रूर इंक्लूड करेंगे और जल्द ही इसे भी कंप्लीट करने वाले हैं। एंड यस, फॉर 2026 एस्पिरेंट आप भी रेडी हो जाइए अपने फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, बिल्कुल टॉप लेवल पे फिजिक्स को समझने के लिए। आपके लिए भी कोर्सेज जल्द ही इस मंथ पर देखने को मिल जाएंगे, तो आप भी रेडी हो जाइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं हमारा क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एंड उसके बाद फिर उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, ये पाथफाइंडर बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 30 है और इस पे क्या बोला जा रहा है एक बार आप रीड कर सकते हैं। एक पैरेलल सर्किट है जिसमें दो आइडियल इंडक्टर्स हैं। आइडियल इंडक्टर्स का मतलब आप समझते हैं कि उसके पास रेजिस्टेंस जैसा चीज़ नहीं है। दो आइडियल इंडक्टर्स हैं जिसमें इंडक्टेंस L/2L है एंड रेजिस्टेंस R, एक रेजिस्टेंस R लगाया गया है। एट दिस इंस्टेंट द सेम करंट, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों इंडक्टर से सेम करंट I0 फ्लो कराया गया और साथ में सेम डायरेक्शन पे भी फ्लो कराया गया। और हमसे पूछा है कि इस इंस्टेंट के बाद इस सर्किट पे रजिस्टर के अक्रॉस कितनी हीट डेवलप हुई होगी, एज वेल एज रजिस्टर के थ्रू कितने चार्जेस पास किए होंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। तो मैं अगेन आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन टफ नहीं है और इसको सॉल्व कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। एक जनरल मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है, जिससे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लेना कोई भी बड़ी बात नहीं है। मेथड नंबर 1 पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है कि इसको हम नॉर्मल जनरल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट आप मेथड नंबर 2 के लिए वेट कीजिए। मेथड नंबर 2 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, बिकॉज वहाँ पर हमने कोशिश की है कि हर एक चीज़ को एनालाइज करें और जो भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर पढ़ा है उसे हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मेथड नंबर 1 की तरफ देखते हैं। और मेथड नंबर 1 को देखने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कि सर्किट में हो क्या रहा है। तो हम देख सकते हैं टाइम t = 0 पे आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि दोनों पर करंट I0 है, इस पे भी करंट I0 है। अब करंट I0 होने का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन पे जब करंट जा रहे हैं और ये करंट इधर से आया, ये इधर से आया और दोनों मिलकर 2I0 रजिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहे हैं। अब रजिस्टर से जब करंट फ्लो होगा तो आपको ये बात 100% पता है कि यहाँ से हीट डेवलप होने वाला है।
ये हीट आया कहाँ से? ये हीट आया इंडक्टर के पास स्टोर्ड एनर्जी यहाँ पर हीट के फॉर्म पर लॉस हो रही है। तो इंडक्टर के पास जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो हीट के फॉर्म पे यहाँ से लॉस हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इंडक्टर की एनर्जी कम होती जा रही है, और इंडक्टर की एनर्जी कम होते जाने का मतलब है हाफ Li² हम इंडक्टर की एनर्जी लिखते हैं, मतलब इंडक्टर के करंट भी लगातार डिके हो रही है। तो जैसे हम डिके या फिर डिके ऑफ करंट इन द इंडक्टिव सर्किट देखते हैं, LR सर्किट में करंट का डिके होना, वैसा ही कुछ सर्किट दिखाया गया है, बट इस बार सिर्फ 2 आपको इंडक्टर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि दोनों से करंट लगातार डिक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, तो फिर हम किसी अटर्नी जनरल टाइम टी की अगर बात करें, किसी जनरल टाइम टी की अगर बात करें तो आपको ऐसा सर्किट देखने को मिल रहा है, और हमने मान लिया कि एक पे करंट I1 हो चुका है और एक पे करंट आपका I2 हो चुका है, और दोनों मिलकर I1 प्लस I2 मान लेते हैं कि I का करंट रजिस्टर से फ्लो हो रहा है। तो आपको ये आइडिया जरूर लग रहा होगा कि अगर आपको हीट चाहिए इस सर्किट में तो किसी तरह मुझे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम थ्रू रजिस्टर अगर मिल जाता है, देन मैं इंटीग्रल I²R dt करते हुए मैं इसे सॉल्व करते हुए टोटल हीट निकाल सकता हूं। तो ये तो हमारा होगा मेथड नंबर 1, जिसमें हम करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ढूंढना चाहेंगे थ्रू दी रजिस्टर, और काफी इजीली फाइंड भी कर लेंगे, और उसे फाइंड करने के बाद हीट की वैल्यू भी निकालना कोई बड़ी बात इस पे है नहीं। तो आप देख सकते हैं मेथड नंबर 1 पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर, मुझे पता है कि एक्चुअल में यहाँ पर करंट डिके हो रहा है, बट मैंने बैटरी को इस तरह से बनाई है, बिकॉज आपको ये बात ज़रूर पता होगा कि बैटरी का डायरेक्शन ऐसे बनाने से साइन अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं और आपका सर्किट कभी भी गलत नहीं होने वाला है। तो इस वजह से अगर करंट डिके हो रहा है, करंट ग्रो हो रहा है इंडक्टर के अक्रॉस, आप सर्किट को अगर ऐसे वेरिएबल की तरफ di/dt को वेरिएबल की तरह रखते हैं, तो इन दैट केस यू विल फाइंड कि आपको ऐसा बैटरी बना लेना चाहिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो मैंने ऐसी ही बैटरी बनाई, और ऐसी बैटरी बनाने के बाद हम देख सकते हैं, पहले हम इस लूप पर इक्वेशन लिखने की कोशिश किए, इस लूप पर इक्वेशन लिखने की कोशिश किए, तो आप देख सकते हैं -L di1/dt इज इक्वल्स टू I/R, ये हमारा पहला इक्वेशन बना, और यहाँ से हमने फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और L को इधर भेजते हुए ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 जनरेट किया। इन दी वेरी सिमिलर मैनर हमने सेकेंड सर्किट पे ऐसा कुछ इस पर्टिकुलर सर्किट पे देखे हमने कि 2L यहाँ पर इंडक्टेंस है, di2/dt इज इक्वल्स टू IR के साथ हमने यहाँ पर इक्वेट किया, और इसको फिर से सिंप्लीफाई किया, और हमने कुछ ये वाली इक्वेशन को जनरेट कर ली। आई होप यहाँ तक आपको बातें बिल्कुल समझ में आ रही हैं कि हुआ क्या है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रेट ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम थ्रू रजिस्टर। तो मैंने यहाँ पर ये पता है कि करंट थ्रू दी रजिस्टर इज I1 प्लस I2, इस वजह से मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने की कोशिश की, और मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ I1 प्लस I2 निकालने की कोशिश की, विच इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ I। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ I की अगर बात किए हम, तो हमें ऐड करने से कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिला, कुछ ये पर्टिकुलर रिजल्ट देखने को मिला। अब इस रिजल्ट को हमने थोड़े से वेरिएबल सेपरेट किए, और वेरिएबल सेपरेशन के बाद हमने इंटीग्रल का लिमिट लगाया। तो आप देख सकते हैं टाइम 0 पर आपका करंट 2I0 था, और किसी जनरल टाइम पर आपका करंट I हो चुका है। तो यहाँ से हमने करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम थ्रू दी रजिस्टर निकालने की कोशिश की, और वो काफ़ी ईजिली हम निकाल भी पाए। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटीग्रल I²R dt, और आप देख सकते हैं कि एक एक्सपोनेंशियल रिजल्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर जाकर इस पे करंट ऑलमोस्ट 0 हो जाने वाला है। ठीक है, ये आपको ये इक्वेशन बताने की कोशिश कर रही है। तो फिर इस इक्वेशन के हिसाब से हमने 0 से इनफाइनाइट जब तक आपका करंट था सर्किट में, तब तक कुछ ना कुछ हीट लॉस हो रहा था। इस वजह से टाइम 0 से लेकर टाइम इनफाइनाइट तक हमने इंटीग्रल I²R dt किया, और जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मुझे हीट की वैल्यू कुछ ऐसी आती हुई देखने को मिली। और फिर चार्ज फ्लो निकालना था, तो चार्ज के लिए मुझे पता है कि करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास है, तो dq/dt इज इक्वल्स टू योर करंट, एंड फिर वहाँ से हम इंटीग्रल I dt किए 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर हम जब इसे सॉल्व किए तो वी विल गेट दी वैल्यू ऑफ चार्ज, दैट इज 4I0L/3R।
आई होप यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है। ये हमारा मेथड 1 है जिसमें हमने इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सॉल्व तो कर लिया है। दो बहुत ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ इतना हम पढ़ चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें कुछ नया देखने को नहीं मिला होगा, सॉल्व ईजिली हो जा रहा है। बट इसका मेथड 2 हमारे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए उसे डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मेथड 2 पे हम क्या इस पे एनालाइज कर सकते हैं। तो मेथड 2 पे अगर मैं आपको बोलूं तो ये मेरे पास एक इंडक्टर है, ये मेरे पास दूसरा इंडक्टर है और साथ में ये मेरे पास एक रजिस्टर है और ऐसा आपको सर्किट देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको कुछ सर्किट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात आप समझिए कि ये दोनों इंडक्टर्स जो हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों इंडक्टर पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में होने का मतलब क्या है? पैरेलल में होने का मतलब है कि इनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है, इनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है। ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, मतलब इनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है। अच्छा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होने का मतलब क्या है? यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से आ रही है? यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ की वजह से आ रही है। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या फिर सेम ईएमएफ बोलो, आप ईएमएफ के बारे में भी बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा ही देखने को मिलने वाला है। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस या फिर सेम ईएमएफ। अच्छा, अब ईएमएफ कैसे डेवलप होता है? ईएमएफ कैसे डेवलप होता है? ईएमएफ फ्लक्स के चेंज होने की वजह से होता है। फ्लक्स जिस रेट से चेंज होता है उस वजह से ईएमएफ आती है। तो ईएमएफ की अगर बात करें तो वो होगा d∅dt, दैट इज द ईएमएफ इन एनी ऑफ द इंडक्टर। d∅dt ये दोनों पर ईएमएफ है, d∅dt दोनों पर ईएमएफ है और हमें पता है कि दोनों के अक्रॉस का ईएमएफ हमेशा सेम होने वाला है, दोनों के अक्रॉस का ईएमएफ हमेशा सेम होने वाला है। तो सेम ईएमएफ होने का मतलब है दोनों से हर इंस्टेंट पे, हर टाइम पर चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम, दैट इज d∅dt, हर इंस्टेंट पे आपको सेम देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हर इंस्टेंट पे इन पे फ्लक्स का चेंज सेम देखने को मिल रहा है, इसका मतलब मैं किसी भी बड़े इंटरवल पे भी अगर बात करूं तो दोनों से फ्लक्स का चेंज हमेशा सेम होगा। फ्लक्स का चेंज, मैं फ्लक्स नहीं बोल रहा हूं, इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझिए कि दोनों इंडक्टर से, इंडक्टर 1 और इंडक्टर 2, दोनों इंडक्टर से आपको फ्लक्स का चेंज हर वक्त, हर इंस्टेंट पे सेम ही देखने को मिलेगा। तो यहां से अगर मुझे पता है कि दोनों के अक्रॉस अगर ईएमएफ इक्वल है, तो यहां से इस बात को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि चेंज इन फ्लक्स थ्रू बोथ द इंडक्टर्स किसी भी टाइम पर दोनों इंडक्टर से जो फ्लक्स का चेंज है वो आपको सेम ही देखने को मिलने वाला है। सही बात है, दोनों इंडक्टर से फ्लक्स का चेंज सेम देखने को मिलने वाला है। मतलब इससे जितनी फ्लक्स चेंज हुई होगी उतनी ही फ्लक्स इससे भी चेंज हुई होगी, किसी भी टाइम पर उतनी ही फ्लक्स दोनों से चेंज हुई होगी। फ्लक्स सेम नहीं है, फ्लक्स का चेंज दोनों से सेम है, ये बात हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब फ्लक्स का जो चेंज है, अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो हमें पता है कि ईएमएफ को हम जनरली कैसे लिखते हैं? ईएमएफ को हम लिखते हैं L/di1/dt, एक के अक्रॉस लिखेंगे और दूसरे के अक्रॉस ईएमएफ को लिखेंगे 2L/di2/dt। ऐसा ही तो ईएमएफ लिखेंगे और हमें पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम ईएमएफ बन रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। अच्छा, ये बात समझ में आई कि ये दोनों इक्वल हैं। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर ये दोनों इक्वल हैं और सिंस यहां पर आप देख सकते हैं कि L है और 2L है, तो यहां से आप ये बात जरूर कंक्लूड कर सकते हैं कि di1/dt का जो मॉड होगा, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, वो ज्यादा होने वाला है एज कंपेयर टू di2/dt के मॉड से। सही बात है, di1/dt का जो मॉड है वो di2/dt के मॉड से हमेशा ज्यादा देखने को मिलने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ध्यान से समझिएगा, यहां से कुछ इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है। तो अगर ऐसा है तो आप ध्यान से समझिए कि यहां पर टाइम 0 पे दोनों पर करंट सेम था
और इस पे जो करंट का रेट ऑफ चेंज, बिकॉज दोनों पर करंट एक तरह से ड्रॉप हो रही है, तो इस पे करंट जल्दी ड्रॉप हो रही है और इस पे करंट थोड़ी देर में ड्रॉप हो रही है। मतलब यहां पर करंट जल्दी डिके हो रहा है इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस करंट थोड़े लेट में डिके होने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर ऐसा है तो मुझे ये बात समझ में आ रहा है कि जब ये करंट कम होते 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 एक ऐसा इंस्टेंट ज़रूर आ सकता है, जब इस पे करंट ज़ीरो हो गया हो, बट उस वक्त इस पे करंट ज़ीरो नहीं हुआ होगा, इस पे करंट कुछ I2 होगा। इस पे करंट I2 क्यों होगा? बिकॉज आपको ये बात समझ में आ रही है कि दोनों से फ्लक्स का जो चेंज हुआ है वो हर इंस्टेंट पर सेम देखने को मिलने वाला है। फ्लक्स का चेंज दोनों पर हर इंस्टेंट पर एक जैसा देखने को मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस पे जब करंट ज़ीरो हुआ होगा तो इस पे कुछ करंट ज़रूर बचा होगा, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो पहले इनिशियली दोनों का करंट सेम था और इसका जो करंट गिरने का रेट है वो इसके कंपैरिजन पे ज़्यादा है। इस वजह से इस पे जल्दी पहले ड्रॉप ज़ीरो हुआ, करंट यहाँ पर ड्रॉप टू ज़ीरो हुआ, और यहाँ पर उस वक्त कुछ ना कुछ करंट ज़रूर रह गया होगा। तो यहाँ पर करंट ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि इस पे अभी फ्लक्स लिंक्ड, इस मोमेंट पे कोई भी फ्लक्स नहीं है। बट मुझे ये बात ज़रूर पता है कि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो बनना ही पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इनके थ्रू तो आना ही पड़ेगा। और इस वजह से इसका जो I2 है अब क्या होने वाला है, इसका कुछ पार्ट इधर जाने वाला है और कुछ पार्ट इधर जाने वाला है। अब ये जो I2 है उसका कुछ पार्ट इधर चला गया और अब इस पे ज़रूर यहाँ पर करंट इंक्रीज होना शुरू हो रहा है। और इंक्रीज कुछ इस तरह से हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि इसका फ्लक्स लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका फ्लक्स लगातार कम होता जा रहा है। बिकॉज इसका करंट डिके हो रहा है ना, तो इसके थ्रू फ्लक्स लगातार कम होता जा रहा है और इसके थ्रू अब लगातार फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। तो एक ऐसा इंस्टेंट वापस से आने वाला है जैसा स्टेट आपको इनिशियली देखने को मिल रहा था। चलिए इनिशियली कैसा था, दोनों पर फ्लक्स की वैल्यू क्या थी एक बार चेक करते हैं और फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे हम पहुंच पाएंगे। तो देखिएगा इनिशियली अगर इस पे फ्लक्स लिखूं phi1 तो ये है L टाइम्स ऑफ I0, और अगर phi2 की बात करें तो दैट इज 2L टाइम्स ऑफ I0। तो इस पे 2 टाइम्स फ्लक्स था एज कंपेयर टू फ्लक्स थ्रू 1। तो अभी यहाँ पर फ्लक्स ज़ीरो हो चुका था और इस पे कुछ फ्लक्स बचा था। अब क्या होने वाला है, इसका फ्लक्स इंक्रीज होगा, इसका फ्लक्स डिक्रीज होगा और एक ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि फिर से फ्लक्स थ्रू 2 इज अगेन एक ऐसा इंस्टेंट आने वाला है जब 2 टाइम्स ऑफ द फ्लक्स थ्रू 1 हो जाने वाला है। 2 टाइम्स ऑफ द फ्लक्स थ्रू 1 हो जाने वाला है। और उसका मतलब क्या है, इस वक्त का मतलब क्या है, उस वक्त ये मतलब हुआ कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो भी इससे करंट है वो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन पे घूमते हुए सारा का सारा करंट यहाँ पर ही घूमने वाला है। बिकॉज अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि दोनों का इंडक्टेंस तो L और 2L का रेशियो था, इसमें L और 2L था। तो अगर ऐसा है तो दोनों पे करंट सेम हो गया होगा वापस से, और करंट सेम होने का मतलब है कि अब रजिस्टर से करंट जाना बंद हो गया होगा। मतलब एक ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब जो भी करंट यहाँ पर I2 है वो पूरा का पूरा I2 यहाँ पर फ्लो करना शुरू हो गया होगा और अब रजिस्टर के थ्रू जो करंट है वो ज़ीरो हो गया है। और ये कब हुआ है, एट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट। और जब ये स्टेज आपने अचीव कर लिया है, अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि इंडक्टर की जो एनर्जी है वो कहीं लॉस नहीं हो रही है, वो इंडक्टर की एनर्जी इन दोनों पर ही बोल सकते हैं। अब इन दोनों पर कोई भी करंट का चेंज है नहीं, तो ये करंट आपको कंटिन्यूसली फ्लो होता हुआ देखने को मिलने वाला है। इसके थ्रू करंट आपको लगातार फ्लो होता हुआ देखने को मिलने वाला है। मतलब टाइम t0 पे आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा था और t टाइम इनफाइनाइट पे आपको कैसा देखने को मिलेगा कि I2 है और इस पे एक तरह से सीरीज की तरह करंट बह रहा है। इस पे जो भी करंट है वो इसी लूप के अंदर फाइनली बहता हुआ चला जा रहा है। तो ये एनालिसिस यहाँ पर आपको देखना और समझना आना चाहिए था।
अब अगर ये बात हम समझ चुके हैं तो बस मुझे ये निकालना है कि इस इंस्टेंट पर होने वाला I2 क्या है, इस इंस्टेंट पर होने वाला I2 क्या है। बिकॉज अगर मैं ये I2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो मुझे ये समझ में आ गया है कि हीट अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पर सिर्फ एक रजिस्टर है जो कि हीट लॉस कर रहा है। तो हमारे पास इनिशियली जो एनर्जी स्टोर थी और जो फाइनली हम एनर्जी स्टोर करके रख रहे हैं उनके डिफरेंस की वैल्यू ही आप हीट की तरह बोलने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए इस बात को थोड़ा सा I2 को समझने की कोशिश करते हैं कि I2 की वैल्यू क्या होने वाली है। तो फॉर I2 एट दैट इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे I2 की क्या वैल्यू अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे ये बात आपको फिर से याद दिलानी है कि दोनों से चेंज इन फ्लक्स हमेशा सेम है, दोनों से फ्लक्स का चेंज हमेशा सेम है किसी भी टाइम पर। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाऊं इक्वेशन से भी इस बात को अगर आपको सेटिस्फाई करूं तो क्या लिखेंगे, L di1 by dt इज इक्वल्स टू 2L di2 by dt, ऐसा था। अब मैं यहाँ पर dt dt कर सकता हूँ कैंसिल, तो ये तो हो गया एक तरह से स्मॉल चेंज इन फ्लक्स ना of 1 because di1 is the change in the current into L. So what is this? This is change in flux through 1 and this is change in flux through 2. तो एक तरह से हमने दोनों पर जो चेंज इन फ्लक्स है वो हमेशा सेम हो रहा है यही बताने की कोशिश की है। अब मैं अगर इस पे लिमिट्स लगा दूं, इस पे लिमिट्स लगा दूं तो जब इस पे करंट था I0 और इस पे भी करंट था I0, इस पे भी करंट था I0 इनिशियली, तो इस पे करंट था I0 और इस पे करंट था I0 और फाइनली मान लीजिए इस पे करंट हो गया है I1 और इस पे करंट हो गया I2। ये मैंने किसी इंटरमीडिएट बीच के स्टेप के लिए लिखने की कोशिश की है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो L टाइम्स ऑफ di के बदले हम लिख सकते हैं L I1 minus L I0, this is the change in flux through the inductor 1 and यहाँ से हम लिखेंगे 2L I2 minus 2L I0, this is the change in flux through inductor 2, this is the change in flux through inductor 2। तो एक तरह से हमने दोनों के फ्लक्स के चेंज को ही इक्वेट किया है यहाँ पर, दोनों के फ्लक्स के चेंज को ही इक्वेट किया है यहाँ पर। और अब इंपॉर्टेंट बात मेरी समझिएगा आप, यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मेरी आप समझने की कोशिश कीजिए कि अब इस इंस्टेंट पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं अगर टाइम टेंडिंग टू इनफाइनाइट की स्टोरी को अगर याद करूँ तो पहले आप इस बात को ध्यान से समझ सकते हैं, इस चीज़ को गलती नहीं करेंगे अदरवाइज पूरी चीज़ें गलत हो जाएंगी। पहले अगर इस पे करंट ऐसा बह रहा था, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप बह रहा था, तो मान लेते हैं अगर फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा था तो अब करंट टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है, इसका मतलब फ्लक्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया है, ऊपर की तरफ हो गया है। मतलब फ्लक्स यहाँ पर पहले अगर पॉजिटिव था तो बाद वाला फ्लक्स नेगेटिव है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, इस हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं तो ये वाले टर्म को मुझे नेगेटिव लिखना पड़ेगा और मुझे पता है कि फाइनली दोनों के फ्लक्स, दोनों पे करंट I2 ही हो गए। मैं उस वक्त की बात करूं तो एट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट क्या हुआ है, एट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट ये माइनस क्यों लिख रहा हूं इस बात को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, बिकॉज फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हुआ है। माइनस L I0 इज इक्वल्स टू यहां से 2L I2 इज माइनस 2L I0। आई होप मैंने यहां पर नेगेटिव क्यों नहीं लगाया सर, बिकॉज इसका अभी तक करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ ही नहीं है, जैसा फ्लक्स ये पहले बना रहा था वैसा ही अभी बना रहा है। तो यहां से अगर मैं अब चीजों को देखूं तो आई विल राइट 3L I2 इज इक्वल्स टू L I0 और यहाँ से L की वैल्यू कैंसिल करते हैं और I2 की वैल्यू मैं यहाँ से I0/3 रिपोर्ट करूंगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ I2, दैट इज I0/3। आई थिंक ये बात आप समझ रहे हैं I0/3 मैं किस तरह से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बस हो गया। अब ये अगर I2 आ गया तो अब मैं हीट के लिए सिर्फ क्या करने वाला हूँ, U इनिशियल माइनस U फाइनल, दैट इज द हीट डेवलप्ड। और अगर हीट डेवलप की बात करें तो इनिशियल एनर्जी थी हाफ L into I0 square plus half into 2L into I0 square, that is U initial, और मैंने से माइनस करना है half into 3L और दोनों से करंट आप बोल सकते हैं I0/3 होल स्क्वायर, I0/3 होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं आप दोनों को माइनस करना है तो हाफ इंटू 3L इंटू I0 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 3L इंटू I0 स्क्वायर बाय 9। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आई विल राइट इट एज 24/18
24/18, 9 से मल्टीप्लाई किया 27, 27 माइनस 3, ओके, तो दैट इज गोइंग टू बी 24/18 आई नॉट स्क्वायर इंटू एल। तो अगर यहाँ से सॉल्व करें तो दैट इज नथिंग बट 4/3 आई नॉट स्क्वायर बाय एल, एंड दैट इज द टोटल हीट डेवलप्ड। और अगर मैं इसे मैच करूँ 4/3 आई नॉट स्क्वायर बाय एल, अगर इंटीग्रेशन वाले मेथड से हीट की वैल्यू को चेक करें तो आपको देखने को मिलेगा कि यस 4/3 आई नॉट स्क्वायर बाय एल ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा इसका सेकंड एनालिसिस, बिकॉज सॉल्व कर लेना बहुत बड़ी बात थी नहीं, बट जैसे हमने इसे सोचा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो ठीक है, अगले वीडियो पर मिलते हैं, इसी तरह के बहुत सारे कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। थैंक यू वेरी मच।